नमस्कार और स्वागत है आपका, जहां हम किसी विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 इंग्लिश की किताब फ्लेमिंगो के एक बहुत ही जाने माने पाठ गोइंग प्लेसेस की। इसे लिखा है ए.आर. बार्टन ने। जी, ए.आर. बार्टन ज्यूरिक में रहते हैं, एक कंटेम्प्रेरी लेखक हैं। और ये कहानी गोइंग प्लेसेस दरअसल किशोरावस्था के दो बहुत ही अहम पहलुओं को छूती है। एक तो है एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग। हाँ, मतलब किशोर मन की वो उड़ानें, कल्पनाएं। बिल्कुल। और दूसरा है हीरो वर्शिप, किसी नायक के प्रति जो एक गहरा आकर्षण होता है, पूजा का भाव। हाँ, और कहानी की जो मुख्य किरदार है सोफी, वो एक ऐसी लड़की है जिसके सपने तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन उसकी जो असलियत है वो शायद उतनी मेल नहीं खाती। आज हम सोफी की इसी दुनिया को, उसके सपनों और असलियत के बीच के इस तनाव को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और कहानी में कुछ खास इंग्लिश एक्सप्रेशंस भी हैं, जैसे इनकॉन्ग्रुइटी है, आर्केड, प्रोडिजी, एम्बर ग्लो, जफ्ट, वॉफ, सॉलिटरी एल्म, पैंग्स ऑफ डाउट। ये सब तो इनके मायने समझने से कहानी की परतें और खुलती हैं। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत में इन्हें भी समझे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सोफी की कहानी और उसकी जो सपनों की दुनिया है उसका ये विश्लेषण। कहानी की शुरुआत होती है जब सोफी स्कूल से लौट रही है अपनी दोस्त जैंसी के साथ, और वो एक बड़ा ऐलान करती है। कहती है, When I leave, I'm going to have a boutique. ये उसका पहला बड़ा सपना है जो हमारे सामने आता है। पर उसकी दोस्त जैंसी, जो काफी रियलिस्टिक लगती है, वो उसे फौरन जमीन पर लाती है। हाँ, तुरंत। वो कहती है, टेक्स मनी सॉफ। तो यहाँ एकदम साफ दिखता है कि सूफी कहाँ उड़ान भर रही है और जैंसी कितनी जमीनी हकीकत से जुड़ी है। जैंसी को अंदाजा है कि भाई उनका भविष्य तो शायद पास की बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, और ये सोचकर वो उदास, मतलब मेलनकॉली हो जाती है। लेकिन सोफी कहाँ मानने वाली है इतनी जल्दी? बुटीक नहीं तो कहती है मैनेजर बनूंगी। या फिर एक्ट्रेस, उसमें तो कहती है नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट। या फिर फैशन डिजाइनर, कुछ भी, बस कुछ अलग सा। हाँ, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, जैसा वो कहती है। वो उस तयशुदा जिंदगी को, उस रास्ते को अपनाना नहीं चाहती जो शायद उसके लिए समाज ने सोच रखा है। और यहीं पर देखिए एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग का जो थीम है वो उभर कर आता है। ये सिर्फ सपने देखना नहीं है, ये शायद अपनी जो मौजूदा जिंदगी है, जो साधारण है या थोड़ी मुश्किल लगती है, उससे एक तरह से भागने की, एस्केप करने की कोशिश भी है। और जैंसी उसे समझाती भी है, यू रियली शुड बी सेंसिबल। बिल्कुल। और सोफी ये भी जानती है कि उसके पिता तो कभी इजाजत नहीं देंगे। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। तो ये बातें उसके सपनों को हकीकत से और भी दूर कर देती हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और ये सपनों और हकीकत का जो टकराव है, ये सिर्फ दोस्तों तक ही सीमित नहीं है। सोफी के घर के माहौल में भी इसकी झलक साफ दिखती है। कहानी हमें उसके घर ले जाती है और वो जो दृश्य है वो काफी कुछ कहता है। हाँ, एकदम। पिता घर पर है, शेपर्ड्स पाए खा रहे हैं, दिन भर की मेहनत की थकान है, चेहरे पर गंदगी साफ दिख रही है। छोटा भाई है डेरिक, वो मजाक उड़ाता है। She thinks money grows on trees. हाँ, माँ है, वो रसोई में सिंक पर झुकी हुई हैं, काम में लगी हैं। और सोफी अपनी माँ की झुकी हुई कमर और उनके एप्रन की डोरी पर जो एक नाजुक सा बो बंधा है, उसके बीच एक अजीब सा विरोधाभास, एक इनकंग्रुइटी महसूस करती है। इनकंग्रुइटी मतलब एक बेमेलपन, एक असंगति। एक तरफ वो नाजुक सी चीज और दूसरी तरफ एक थका हुआ, जिम्मेदारियों से झुका हुआ शरीर। ये छोटी सी डिटेल भी उनके जीवन की मुश्किलों की तरफ इशारा करती है ना? बिल्कुल। और घर का जो वर्णन है, छोटा कमरा है, स्टोव से भाप उठ रही है, कोने में गंदे कपड़ों का ढेर लगा है, पिता बनियान पहने बैठे हैं, ये सब उनके सामान्य, शायद निम्न मध्यम वर्गीय होने का साफ संकेत देता है। और ऐसे माहौल में सोफी का गला रुंझ जाता है। कहानी कहती है, फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट। जब पिता सुनते हैं कि सोफी बुटीक खोलना चाहती है तो उनका रिएक्शन क्या होता है? हाँ, वो कहते हैं, इफ यू एवर कम इनटू मनी यूल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस। इससे साफ पता चलता है कि परिवार की जरूरतें क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो इस पृष्ठभूमि में सोफी के वो बड़े बड़े सपने और भी ज्यादा कल्पना की उड़ान लगते हैं। इसी माहौल से निकलकर सोफी जाती है अपने बड़े भाई जॉफ के पास। जॉफ का किरदार भी बहुत दिलचस्प है। स्कूल छोड़े हुए से 3 साल हो गए, अप्रेंटिस मैकेनिक है वो। शहर के दूसरी तरफ काम करने जाता है और सबसे खास बात, वो बहुत कम बोलता है। हाँ, कहानी में लिखा है, words had to be prized out of him like stones out of the ground. Right. मतलब उससे बात निकलवाना जैसे पत्थर से कुछ निकालना हो, बहुत मुश्किल।
और सोफी को जॉफ की ये चुप्पी बड़ी रहस्यमयी लगती है। उसे लगता है जॉफ की अपनी एक अलग दुनिया है, अनजान जगह है, शायद रोमांचक लोग जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती, और उसे जॉफ की इस दुनिया से एक तरह की जलन होती है। सही कहा। जॉफ उसके लिए जैसे बाहरी दुनिया का, एडवेंचर का और शायद इस घुटन भरे माहौल से भागने का, एस्केप का सिंबल बन जाता है। वो कल्पना भी करती है कि एक दिन जॉफ उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जाएगा। हाँ, वो कल्पना करती है कि जॉफ ने पहने हो न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स और उसने एक पीली पोशाक, येलो ड्रेस, और पूरी दुनिया तालियों से इसके बाद इस स्वागत कर रही होगी। ये कल्पना दिखाती है कि सोफी अपनी मौजूदा जिंदगी से कितनी दूर जाना चाहती है। दुनिया तक ले जा सकता है। तो जॉफ के प्रति उसका ये जो आकर्षण है वो सिर्फ भाई का प्यार नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जो इच्छाएं हैं उनका रिफ्लेक्शन भी है। और शायद इसी भरोसे के साथ कि जॉफ उसे समझेगा या कम से कम सुनेगा, सोफी उसे अपना सबसे बड़ा राज बताती है। वो धीरे से कहती है, आई मेट डैनी केसी। और जॉफ एकदम चौंक जाता है। उसका पहला रिएक्शन होता है, इट्स नेवर ट्रू। उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता। अब डैनी केसी कौन है? वो एक युवा आयरिश फुटबॉल स्टार है, यूनाइटेड टीम का सेंसेशन, एक प्रोडिजी है। हाँ, विलक्षण प्रतिभा का धनी। जी, और जॉफ खुद उसका बहुत बड़ा फैन है। उसके कमरे में केसी का पोस्टर भी लगा हुआ है। तो ये तो सीधे सीधे हीरो वर्शिप का मामला है। अब सोफी पूरी कहानी गढ़ती है। वो बताती है कि कैसे वो रॉयस नाम की दुकान की खिड़की के पास, उसे आर्केड कहा गया है, सब दुकानों की कतार वाला रास्ता, वहां कपड़े देख रही थी, तभी डैनी केसी वहां आया। हाँ, फिर उसकी हरी सौम्य आंखें, ग्रीन आईज, जेंटल आईज, वो बताती है कि वो उतना लंबा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। उसका आयरिश एक्सेंट। फिर ये कि ऑटोग्राफ मांगने पर न उसके पास कागज था, न केसी के पास पेन। कपड़ों पर थोड़ी बात हुई और सोफी को ये भी लगा कि वो अकेला महसूस कर रहा था। He seemed lonely. और कहानी का क्लाइमैक्स ये कि केसी ने अगले हफ्ते उसे वहीं मिलने का वादा किया है, ऑटोग्राफ देने के लिए। सोफी देखिए कितने डिटेल्स जोड़ती है ताकि असली लगे। हाँ, पर जॉफ का शक तो बना ही रहता है। वो कहता है, as if he'd ever show up, और फिर it's the unlikeliest thing I ever heard। मतलब ये तो सबसे अविश्वसनीय बात है जो मैंने कभी सुनी है। बात तब और बढ़ जाती है जब जॉफ ये किस्सा अपने पिता को सुना देता है। पिता का चेहरा एकदम तिरस्कार से भर जाता है। हाँ, वो पुराने दिग्गज खिलाड़ी टॉम फिनी की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि आजकल के युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें केसी के भविष्य की चिंता है। तभी सोफी बीच में बोल पड़ती है, ही इज गोना बाय अ शॉप। और ये सुनकर पिता का गुस्सा भड़क जाता है। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। वो सोफी को डांटते हैं, वन ऑफ दीज डेज यू गोना टॉक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल। मतलब किसी दिन तुम अपनी इन बातों की वजह से बड़ी मुसीबत में पड़ोगी। सोफी एकदम हताश होकर जॉफ की तरफ देखती है, जैसे कंफर्मेशन मांग रही हो। जॉफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जॉफ? और तब जॉफ वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। हाँ, वो कहता है, ही डोंट बिलीव यू दो हीड लाइक टू। यानी पिता को यकीन नहीं है, हालांकि वो यकीन करना चाहेंगे। ये लाइन वाकई बहुत गहरी है ना? ये दिखाती है कि शायद पिता के मन में भी कहीं ना कहीं दबी हुई एक इच्छा है कि काश ये सच होता, काश उनके साधारण से जीवन में कुछ असाधारण हो जाता। लेकिन उनकी जिंदगी के जो अनुभव हैं वो उन्हें ऐसी बातों पर यकीन करने से रोकते हैं। और जॉफ के कमरे में वो टेबल लैंप की एम्बर ग्लो, वो पीली नारंगी रोशनी, उसमें केसी का पोस्टर टंगा है जो जैसे सोफी के हीरो की एक काल्पनिक उपस्थिति को दर्शा रहा हो। बिल्कुल। कहानी फिर हमें शनिवार के दिन ले जाती है। पूरा परिवार जाता है यूनाइटेड का मैच देखने। ये उनके लिए एक वीकली पिलग्रिमेज जैसा है, एक साप्ताहिक तीर्थ यात्रा। हाँ, और उस दिन केसी दूसरा गोल कर देता है। कहानी कहती है, अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। पूरा परिवार रोमांचित हो उठता है। सोफी तो गर्व से भर जाती है, ग्लोड विथ प्राइड, और जॉफ तो जैसे खुशी से पागल ही हो जाता है, एक्सटैटिक। हाँ, एक्सटैटिक मतलब बेहद खुश, उत्साहित। पिता भी इतने खुश हैं कि जश्न मनाने पब चले जाते हैं। तो ये घटना सोफी और जॉफ के मन में डैनी केसी के हीरो वाले स्टेटस को और भी पक्का कर देती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। अगले हफ्ते जैंसी सोफी से पूछती है, योर जॉफ टोल्ड आ फ्रैंक यू मेट डैनी केसी। ये सुनते ही सोफी के तो होश उड़ जाते हैं।
हाँ, वो सोचती है डैम दैट जॉफ वाज नथिंग सीक्रेट। उसे लगता है ये राज तो बस उसका और जॉफ का था, कुछ बहुत निजी, बहुत खास, स्पेशल। जैंसी जैसी नोजी, मतलब दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाली और थोड़ी गौखी बेढंगी सी लड़की के लिए नहीं था ये राज। उसे डर लगता है कि अब ये बात सब जगह फैल जाएगी। अरे लेकिन फिर उसे थोड़ी राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि जॉफ ने जैंसी के भाई फ्रैंक को मिलने की अगली तारीख वाली बात, वो डेट बिट नहीं बताई। तो सोफी सोचती है He believed in her after all. शायद जॉफ ने उसके राज के सबसे संवेदनशील हिस्से को बचा लिया था। हाँ, वो जैंसी को टाल देती है कि हाँ मिली थी पर ऑटोग्राफ नहीं ले पाई क्योंकि पेन पेपर नहीं था। जैंसी ये भी कहती है कि उसे लगा था कि सोफी के पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए होंगे, चफ्ड हुए होंगे। चफ्ट मतलब काफी खुश या प्रसन्न। यहाँ सोफी का अपने राज को बचाने का जो प्रयास है और उसकी जो घबराहट है वो देखने लायक है। ये दिखाता है कि ये कल्पना उसके लिए कितनी अहम हो गई है। बिल्कुल। अब कहानी उस निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां सोफी की कल्पना का सामना हकीकत से होना है। हाँ, वो शाम को नहर के किनारे, केनाल के पास, उस वादे वाली जगह पर डैनी केसी का इंतजार करने जाती है। पास में ही वॉर्फ है जहां जहाज रुकते हैं, वहां से रोशनी आ रही है। वो एक सॉलिटरी एल्म यानी अकेले खड़े एल्म के पेड़ के नीचे रखी लकड़ी के बेंच पर बैठ जाती है। और उसे लगता है ये जगह ऐसी रोमांटिक मुलाकात के लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट प्लेस है। शुरू में तो वो पूरी तरह कल्पना में खोई हुई है। वो केसी के आने की कल्पना करती है, उसके कदमों की आहट सुनती है, अपनी उत्तेजना महसूस करती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और कोई नहीं आता, तो शक के बीज उसके मन में पनपने लगते हैं। पैंग्स ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड मी। संदेह की एक टीस सी उड़ती है। वो खुद से ही जैसे बहस करने लगती है, जॉफ ने तो कहा ही था कि वो नहीं आएगा, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, अब मैं घर जाके क्या कहूंगी। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती एकदम से। वो सोचती है बट वी नो हाउ इट वॉज, डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। मतलब हम दोनों जानते हैं कि क्या हुआ था और वही सबसे जरूरी है। वो अपनी बनाई हुई सच्चाई को पकड़कर रखना चाहती है। पर आखिरकार उसे मानना पड़ता है कि वो नहीं आएगा। कहानी कहती है रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, यानी हार मान लेना या स्थिति को स्वीकार कर लेना अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। वो उदास हो जाती है और उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो कभी किसी को साबित नहीं कर पाएगी कि वो सही थी। लेकिन वो फैसला करती है कि वो उस काल्पनिक मुलाकात की याद को सहेज कर रखेगी। I will have to hold up my head, remembering how it was. ये पल दिखाता है कि कल्पनाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन उनका बोझ उठाना कितना मुश्किल हो सकता है। वो अपनी ही बनाई कहानी में जैसे फंस सी गई है। बिल्कुल। घर लौटते समय रास्ते में पब के बाहर पिता की साइकिल देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है कि चलो वो अभी घर पर नहीं होंगे। और फिर अकेलेपन में वो आर्केड में हुई उस काल्पनिक मुलाकात को अपने मन में फिर से जीती है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा विस्तार से और बारीकियों के साथ। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इस बार वो केसी को थोड़ा शर्माते हुए देखती है, रेडनिंग स्लाइटली, उसकी फ्रेकल्ड नोज मतलब झाइयों वाली नाक, उसको नोटिस करती है, उसके दांतों के बीच का गैप याद करती है और उसकी हरी आंखों की चमक, शिमर, वो उसे हिरन जैसी लगती है, कोमल, लगभग डरी हुई। वो मन में पूरा संवाद फिर से दोहराती है। आई वॉच यू एवरी वीक। Oh well, now that's very nice. I don't seem to have a pen. My brothers will be very sorry. इस दोहराई गई कल्पना की तुलना उस पहली कहानी से करें जो उसने जॉफ को सुनाई थी और उस कठोर हकीकत से जिसका सामना उसने नहर किनारे किया था। और एक और बात गौर करने वाली है, इस बार वो सोचती है नो टॉलर देन यू, नो बोल्डर देन यू, जैसे वो अपने हीरो को अपने बराबर ला रही हो, शायद उस दूरी को कम करने के लिए जो असलियत ने उसे दिखाई थी। हाँ, शायद। लेकिन फिर भी अंत में वो उसे द प्रोडिजी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी केसी के रूप में ही याद करती है। और अंत में वो फिर से पिछले शनिवार के मैच के उस जादुई पल को याद करती है जब केसी ने डिफेंडर्स को चकमा दिया था, गोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स। 50,000 लोगों की सांसें थम गई थीं। और फिर गोल होते ही शोर का एक विस्फोट हुआ था, एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन। हाँ, कल्पना उसे हकीकत की निराशा से निकालकर फिर से जीत के उस एहसास में, उस रोमांच में ले जाती है। तो ये थी सोफी की यात्रा, उसके बड़े सपनों और उसकी सीमित हकीकत के बीच झूलती हुई।
डैनी केसी के इर्द गिर्द बुनी गई उसकी कल्पनाओं की वो जटिल दुनिया, जो उसके लिए उतनी ही वास्तविक थी शायद जितनी की बाहरी दुनिया। हाँ, और हमने देखा कि कैसे जैनसी जमीनी हकीकत का प्रतीक है, जॉफ भागने और रहस्य का, और पिता कठोर वास्तविकता और पारिवारिक जिम्मेदारियों का। हर किरदार सोफी की कहानी में एक अलग रंग भरता है। बिल्कुल। और जो मुख्य थीम्स थे वो फिर से सामने आते हैं। एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग, जो सिर्फ बचकाना नहीं है बल्कि शायद मुश्किल हालात से जूझने और अपनी पहचान बनाने का एक तरीका भी है। हाँ, और हीरो वर्शिप, जिसका आकर्षण बहुत मजबूत होता है लेकिन जो हमें हकीकत से दूर भी ले जा सकता है, और सपनों व सामाजिक आर्थिक बाधाओं, सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के बीच का वो शाश्वत संघर्ष। सोफी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये जो कल्पना और सच्चाई के बीच का तनाव है, ये खिंचाव है, इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ऐसी कल्पनाएं हमें सिर्फ बहकाती हैं या ये हमें वो बनने में मदद करती हैं जो हम बनना चाहते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए सही? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। शायद कल्पनाएं हमें वो उम्मीद देती हैं जो हकीकत कभी-कभी छीन लेती है, लेकिन साथ ही वो हमें हकीकत का सामना करने से भी रोक सकती हैं। सोफी की कहानी का अंत हमें इसी दुविधा के साथ छोड़ जाता है, जिस पर यकीनन सोचा जा सकता है।